हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में हमने एक नए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन देखा है और कुछ समय पहले ये खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। तो एक सिस्टम जो हमने नए तरीके से डेवलप किया है और हमारी यातायात प्रणाली को एक नए सिरे से बूस्ट करेगा, और इस सिस्टम का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इस सिस्टम को RRTS शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। आज के इस डिस्कशन में इस सिस्टम से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को जानेंगे। पहला सवाल ये होगा कि आखिर ये सिस्टम है क्या, इसको इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता क्या थी। दूसरा, किस क्षेत्र को ये कवर करेगा। इसको रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अगर बुलाया जा रहा है तो कौन सा क्षेत्रीय भाग होगा जिसमें हमें तेज आवागमन की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, कितने चरणों में इसको बनाया जाएगा, कुछ इस टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय, क्या उपयोगिता होगी, एक सवाल ये भी। इसके अलावा जो शहरी विकास वाला मुद्दा है वो भी इस खंड से जुड़ता है, तो उसको भी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ये विषय प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ इसके जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट होंगे और मेंस में भी GS पेपर 3 के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आर्थिक विकास जैसे खंडों से ये जुड़ता है। ठीक है, तो सेशन में बहुत सारी चीजें हैं आज आपको जानने और सीखने के लिए। जो टॉपिक है वो क्या है, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली या रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसी को कह रहे हैं RRTS। और यहाँ पर आपको मेट्रो जैसी दिखने वाली कुछ ट्रेन्स खड़ी हुई दिख रही हैं, तो क्या ये मेट्रो की ही ट्रेनें हैं जो चलती हैं या बेहतर ट्रेन हो सकती हैं, इसको भी जानेंगे। तो आवागमन में इसको एक गेम चेंजर बुलाया जा रहा है, क्या वाकई में एक गेम चेंजर होगा या नहीं होगा, इस पर कुछ बात करते हैं। तो जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारे, क्योंकि किसी भी परीक्षा में खासतौर से UPSC के पेपर्स में जो प्रश्न आता है कई बार वो अलग अलग खंडों में डिवाइड रहता है, उसमें कई सारी मांग होती है प्रश्न की। तो हो सकता है इसमें से जो अलग अलग डिवाइडेशन है उसमें से कुछ पॉइंट्स आपके काम आ जाएं या सभी काम आ जाएं। ठीक है, कौन कौन से हैं। पहली बात यह है कि परियोजना क्या है। दूसरा यह है कि RRTS सिस्टम, इसी को नमो भारत भी बुलाया गया है। क्या, नमो भारत। तो हो सकता है RRTS ना लिख करके नमो भारत परियोजना लिख करके आ जाए, तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये इसी परियोजना को कहा गया है। तो इसका निर्माण किसने किया गया, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, कैसे इस परियोजना तक हम पहुंचे हैं, क्यों इसको ड्रॉ किया गया है। तो RRTS परियोजना के पीछे के मकसद क्या है, जो हमारे पास मौजूदा मेट्रो या रेल प्रणाली है उससे किस तरह से अलग है या कितनी उसके समांतर या समानांतर है। अगला क्या है, भारत में जो शहरी परिवहन है ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, याद रखिएगा। अर्बन प्लानिंग वाले सेक्शन में और शहरी परिवहन के संदर्भ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसका भी एक गोल, जो सतत विकास लक्ष्यों का हमारा गोल है, एक शहरी विकास से संबंधित है। इसके बाद क्या हो सकता है और एक निष्कर्ष के साथ इस टॉपिक को पूरा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली के पहले चरण का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, कई चरणों में इस परियोजना को पूरा किया जाना है, जिसमें से पहला चरण हाल ही में 20 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हमने देखा है। ठीक है, तो एक तरह की मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये। और इसे आप भारत का पहला ऐसा सिस्टम भी कह सकते हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए या फिर तेज करने के लिए हम डेवलप कर रहे हैं। तो दिल्ली और मेरठ के बीच में जो तीव्र यातायात है, दिल्ली से मेरठ के बीच में जो यातायात की व्यवस्था है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि उस यात्रा को 1 घंटे से भी कम के समय तक ये ले आएगा, है ना। तो अगर दिल्ली से मेरठ तक आप 1 घंटे से कम के समय में जा सकते होंगे तो कई बार ऐसा होगा कि ऐसी गतिविधियों से आप जुड़ पाएंगे या आपका आना जाना और आसान या सुगम हो सकता है, जो अन्यथा आप 1 महीने में या 1 हफ्ते में उस यात्रा को करते। ठीक है, तो एक कनेक्टिविटी में आपको ये फायदा होगा। और अभी आगे जब हम इसके लाभ को देखेंगे तब आपको और क्लियर होगा कि आखिरकार इससे और किस तरह से लाभ मिलेंगे लोगों को। ठीक है, तो RRTS परियोजना क्या है। देखिए, 1998 और 1999 के आसपास भारत में रेलवे की जांच की जा रही थी, हम कैसे और इसको और डेवलप कर सकते हैं। तो नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे आप NCR के नाम से जानते हैं, उसका एक प्लानिंग बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, तो उसने यहाँ पर 8 तरह के कॉरिडोर की सिफारिश की थी, RRTS से जुड़े हुए 8 कॉरिडोर। उसके बाद 2006 के आसपास आप देखेंगे तो हमने कई क्षेत्रों में NCR में, जैसे नोएडा में, गाजियाबाद में, ठीक है, और
इसके अलावा जो गुड़गांव वाला एरिया है उसको कनेक्ट करने के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया। उस समय भी इसकी जांच की जा रही थी कि क्या अभी भी ऐसी कोई संभावनाएं हमारे लिए हैं या ऐसा कोई प्रोजेक्ट हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एनसीआरबी की जो प्लानिंग थी उन्होंने इसको फाइनल किया कि हाँ, हम ऐसे 8 प्रोजेक्ट या 8 कॉरिडोर बेसिकली इस प्रोजेक्ट के तहत शुरू कर सकते हैं। अब इसमें एनसीआरपीबी यानी प्लानिंग बोर्ड और इसी में एक और संस्था है एनसीआरटीसी यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है, यानी इसके निर्माण की योजना इसके पास है। और अगर आप इसको समझे तो ये केंद्र सरकार, ठीक है, दिल्ली सरकार, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य की सरकारों की एक संयुक्त वेंचर है। एक तरह से उन सभी के द्वारा मिलकर के इसके पास अथॉरिटी है कि ये इस तरह का निर्माण कार्य चलाएगी। ठीक है, तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रही है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आरआरटीएस परियोजना को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। आपको 2-3 बातें स्पष्ट हो गई कि यह परियोजना किस तरह से ड्रॉ की गई है और इसको किसने संचालित करने का निर्णय लिया है या बीड़ा उठाया हुआ है। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य आप सोचिए कि अगर किसी 2 क्षेत्रों के बीच में या कई सारे क्षेत्रों के बीच में अगर हम किसी तरह की कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो उसका क्या मकसद है। आप खुद से सोचिए, आपको इसके सारे आंसर मिल जाएंगे क्योंकि लिखा तो है ही, आगे आपको मिल जाएगा। लेकिन आप कैसे, अगर आपने इसको नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई योजना पर आप क्या लिख सकते हैं, कौन से पॉइंट आप कलेक्ट कर पाओगे, या आप खुद से डेवलप कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाना और भीड़ भाड़ कम करना। बेसिकली अभी मान लीजिए दिल्ली से कोई व्यक्ति गुड़गांव जाना चाहता है ना, या दिल्ली से कोई व्यक्ति मेरठ जाना चाहता है, तो जहां तक मान लीजिए उसको मेट्रो की सुविधा मिल जाएगी वो मेट्रो से चला जाएगा। लेकिन चूंकि भीड़ भाड़ बहुत होने लगी और मेट्रो कई जगहों पर रुकेगी, वो चाहता है कि वो एक कम समय में एक लंबी दूरी तय कर ले। तो ऐसे में उसके पास कोई सेपरेट अगर कॉरिडोर मिल जाए, उसको कोई ऐसी यात्री वाहन मिल जाए जिसमें वो बैठकर जा सके, तो उसको ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जब ऐसी कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई आपको कोई सर्विस मिलती है तो आपकी आर्थिक गतिविधियां क्षेत्र के हिसाब से भी तेज होती हैं। अब जो लोग कभी साप्ताहिक रूप से एक बार यात्रा करते थे वो रोजाना यात्रा कर सकते हैं। आप उन लोगों के बारे में भी सोच सकते हैं जो दिल्ली के एरिया में कहीं आसपास उनका ऑफिस हो, उनकी कंपनी वहां पर कार्यरत हो और वो दिल्ली से थोड़ा सा दूर रहते हो, एनसीआर के किसी क्षेत्र में, कोई व्यक्ति नोएडा से या और आगे से मेरठ या सोनीपत या पानीपत से आ रहा है, आना उसको दिल्ली है। अब उसके साथ एक समस्या ये होगी कि लगभग 2-2.5 घंटे का डेली वो ट्रैवल करे। इससे बेहतर होगा वो कोशिश करेगा कि दिल्ली के ही आसपास, अपने ऑफिस के आसपास दिल्ली में कहीं पर कोई किराए से कमरा ले लिया, रहने लग जाए। तो इससे इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ की समस्या और बढ़ रही है ना। इसी का एक निजात आपको यहाँ पर होता हुआ दिखेगा कि अगर उसके पास ऐसा साधन होगा कि वो घंटे भर से भी कम समय में एक लंबी दूरी तय करके अपने घर पहुंच जाए या वापस आ जाए, तो उम्मीद ये होगी कि वो यहाँ पर रहने से बचेगा या फिर अपने क्षेत्र में ही रहना प्रेफर करेगा, जो उसको ज़्यादा सस्ता भी पड़ेगा। ठीक है, तो यात्रा के समय में कमी के चलते उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में आर्थिक उत्पादकता और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल सकता है और इससे इस पूरे क्षेत्र के आसपास जहां जहां इस तरह से स्टेशन वगैरह डेवलप किए जाएंगे वहां पर वाणिज्यिक गतिविधियां भी ज़्यादा तेज होती हुई आपको दिखेंगी। अब एक सवाल ये है कि आखिरकार ये जो ट्रेन्स हैं इनकी रफ्तार कितनी है, कितनी तेज गति से चल सकती हैं, क्या रेलवे की तरह है या मेट्रो की तरह है। तो रेलवे जैसे आपको दिखता है कि बहुत लंबी दूरी तक यात्रा करती है, ये उतनी लंबी नहीं है, लेकिन मेट्रो जितनी छोटी भी नहीं है। तो मेट्रो और रेलवे के बीच की एक कड़ी आप मान सकते हैं। ठीक है, और इसकी स्पीड एक तरह से मेट्रो से ज़्यादा है। इस प्रोजेक्ट को सेमी हाई स्पीड जो रेलवे कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है उसके तहत डेवलप किया जा रहा है। इसकी जो ट्रेनें हैं 160 से 180 किलोमीटर तक की स्पीड तक चल सकती हैं। जो ऑपरेशनल होंगी वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक होंगी और हाई स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। वहीं अगर आप मेट्रो की स्पीड देखते हैं तो मेट्रो में कई ट्रेनें ऐसी हैं जो 100 से 120 किलोमीटर तक ही चल सकती हैं और अमूमन उससे कम ही चलती हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली जो एयरपोर्ट लाइन वाली मेट्रो है दिल्ली में, वो लगभग इस गति से चलती है। तो मेट्रो से कहीं ज़्यादा तेज गति से ये ट्रेनें चल सकती हैं। तो कौन सा भाग ऐसा है जो अभी के समय खोला जा रहा है और पूरी परियोजना कब तक प्रारंभ हो सकती है, ये एक सवाल है। तो प्रधानमंत्री जी दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ कॉरिडोर का उसका जो 117 किलोमीटर लंबा प्राथमिकता खंड है उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। यानी इस कॉरिडोर में भी एक खंड चुना गया है 17 किलोमीटर लंबा, उसको अभी शुरू किया है, फिर धीरे धीरे करके इस परियोजना को लागू किया जाएगा। तो पूरा कॉरिडोर 82 किलोमीटर का होगा
जो 2025 तक शुरू हो पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये वाला कॉरिडोर है 82 किलोमीटर का। इसके अलावा भी कुछ कॉरिडोर और डेवलप किए जा रहे हैं फेज 1 के तहत। कौन कौन से? 82 किलोमीटर का दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ कॉरिडोर। ठीक है, अभी इसकी चर्चा है। और इसी 82 किलोमीटर वाले का भी 17 किलोमीटर का जो खंड है उद्घाटन किया गया है या परिचालित किया गया है। इसके अलावा जो और भी है, 164 किलोमीटर का दिल्ली गुड़गांव एसएनबी और अलवर कॉरिडोर शुरू करेंगे, और 103 किलोमीटर का दिल्ली और पानीपत का एक कॉरिडोर शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 5 कॉरिडोर और हैं, यानी टोटल 8 की बात हुई है जो डेवलप किए जाएंगे, लेकिन फिर वो उसके बाद के फेज में डेवलप किए जाएंगे, जिसमें सोनीपत पानीपत या ऐसे कई सारे एरियाज को कनेक्ट करने की बात उसमें कही गई है। तो अभी जो एरिया है जो कनेक्ट किया जा रहा है वो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। इसका जो मेन स्टेशन बनाया जा रहा है वो दिल्ली के सराय काले खां के आसपास डेवलप किया जा रहा है और मेन स्टेशन के रूप में वो कार्य करेगा। लेकिन उसके पहले भी एक जंगपुरा में एक एक्सटेंशन बनाया जा रहा है। ठीक है, सराय काले खां से जंगपुरा के बीच में। और इसमें एक अंडरग्राउंड भी है जो आपको लाल रंग से दिख रहा है, वो पूरा एरिया अंडरग्राउंड चलेगा। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है जंगपुरा से सराय काले खां तक एरिया अंडरग्राउंड है। उसके बाद आपको आनंद विहार से साहिबाबाद के बीच तक का कुछ एरिया अंडरग्राउंड मिलेगा। तो एलिवेटेड भी है, यानी सड़क से ऊपर, सड़क पर और अंडरग्राउंड, तीनों ही स्थितियों में ये चलाया जाएगा। तो जंगपुरा से शुरू होकर फिर ये मोदीपुरम डेपोट तक जाएगा। यानी टोटल अगर आप इस प्रोजेक्ट का खर्च देखेंगे तो 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च है, और 1 घंटे के आसपास जो ट्रेवल टाइम है मेरठ से जंगपुरा तक का वो आपको दिखाई देता है। तो ये बेसिकली एक पहला कॉरिडोर है 84 किलोमीटर का, जिसका निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है, और इसके ही 17 किलोमीटर के खंड का शुभारंभ किया गया है। चलिए, अब इसमें कुछ और भी सवाल हैं, इस टॉपिक में कुछ और भी प्रश्न हैं जो आपको निकाल लेने हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक करंट में चलता है वो कई तरह के डायमेंशंस को लेके आता है। अगर आपसे वो मिस होते हैं तो सवाल भी आपसे मिस हो जाएगा। तो आरआरटीएस मौजूदा मेट्रो या रेलवे प्रणालियों से किस तरह से अलग है? पहला तो यही कि जो पारंपरिक मेट्रो सिस्टम है उसकी तुलना में आरआरटीएस का जो नेटवर्क है वो ज़्यादा तेज है और लंबी दूरी तक की सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, मेट्रो का जो कनेक्शन है दिल्ली और एनसीआर के कुछ एरियाज तक ही है, और दिल्ली या एनसीआर के अगर आप और थोड़ा बाहर जाना चाहें तो वहां तक नहीं है, तो वो कमी को ये पूरा करेगा। दूसरा, अगर आप भारतीय रेलवे की अपेक्षा देखें तो इसकी जो दूरी है थोड़ी कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, और अगर आप कुछ अन्य देशों में भी देखें कि कैसा कोई सिस्टम चलता है, तो जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, पेरिस में, यूएसए में, कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर जो रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां पर रेलवे के इस सिस्टम को डेवलप किया गया है। जैसे अगर आप पेरिस में देखें तो RER नाम से ये नेटवर्क संचालित होता है। इसके अलावा जर्मनी और ऑस्ट्रिया में आप देखें तो क्षेत्रीय एक्सप्रेस ट्रेन जैसी कई सारी जो सिस्टम्स हैं वो लगाए गए हैं और लोग वहां पर यात्रा भी करते हैं। अब ये जो मुद्दा है इसका मेन मुद्दे पर आते हैं। मतलब ये तो एक ऐसा तथ्य था जो आपने समझा, एक घटना घटी, एक डेवलपमेंट हुआ, उसमें एक उद्घाटन हुआ, उसमें एक सिस्टम डेवलप किया गया। उसके पीछे के हिस्से पर आइए, क्यों किया गया मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो अभी जो आपने खबर पढ़ी वो था क्या है, अब आप पढ़ेंगे कि क्यों है। ठीक है, तो जो भारत में शहरी परिवहन है, और बेसिकली आप इसे शहरी विकास से जोड़ करके देख सकते हैं, जिसका परिवहन का हिस्सा अपने आप में बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड आपको दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि शहरों में जो जनसंख्या का घनत्व है वो बढ़ता जा रहा है। इसके कई सारे कारण हैं। पहला और प्रमुख कारण क्या है? भारत में होने वाली तीव्र जनसंख्या वृद्धि। मतलब भारत में जो जनसंख्या है वो अब तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और अभी भी बढ़ रही है। तो उस पर समाधान क्या होगा? जनसंख्या से जुड़े कानून या जनसंख्या नियंत्रण की योजनाएं, वो बाद का विषय है। अभी कारणों को समझ लीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक, जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा, जो आर्थिक स्थितियां हैं या फिर जो आर्थिक अपॉर्चुनिटीज़ है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, वो शहरों की ओर केंद्रित दिखाई देती है। ऐसे में कई सारे ग्रामीण और गरीब लोगों का जो पलायन है वो शहरों की ओर होता है। ऐसे में शहर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या और बढ़ जाती है। तो जो परिवहन सिस्टम है हमारा, उस पर और ज़्यादा दबाव बढ़ता है। अब जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, लोग ज़्यादा रहने लगेंगे, तो आपको पता है कि अगर लोग ज़्यादा रहेंगे तो लोग ज़्यादा वाहनों का भी इस्तेमाल करेंगे, और जनसंख्या बढ़ने के साथ और पलायन के साथ दोनों ही चीज़ों ने मिलकर के वाहनों की समस्या को खड़ा किया है, यानी वाहनों की संख्या को बढ़ा दिया है।
एक आंकड़ा है कि जो मोटर वाहनों का पंजीकरण है उसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। यानी लोग पहले की तुलना में जितने वाहनों को खरीदकर रजिस्टर कराते थे, भाई हमको कैसे पता चलेगा कि लोग वाहन खरीद रहे हैं? हर एक वाहन का रजिस्ट्रेशन होता है, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन वाला डेटा निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग पहले कितनी तेजी से वाहन ले रहे थे और उसकी तुलना में अब वाहनों की खरीद कितनी तेजी से बढ़ी है। तो 1981 में अगर आप देखते हैं तो 5.4 मिलियन लोग वाहन ले रहे थे, जो कि 2015 में 210 मिलियन तक पहुंच गया। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन, यानी ऐसा भी तो होगा कि कई लोग अपना वाहन ना ले सकते हो, ऐसे में क्या करेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध ही ना हो, तब क्या होगा? एक बस जा रही है, 100 लोग खड़े हुए हैं, उसमें बैठने की व्यवस्था केवल 50 लोगों की है, मान लीजिए 20 लोगों की है, बाकी लोग क्या करेंगे? वो लटक करके जाएंगे, ऊपर छतों पर चढ़ करके जाएंगे। ऐसा दिखता भी है हमें कई बार। इससे कई तरह की और समस्याएं खड़ी होती है, दुर्घटनाएं हो सकती है, अभी उन पर भी बात करते हैं। तो अगर आप देखें तो 19 लाख बसों में से केवल 2.8 लाख राज्य संचालित हैं या स्टेज कैरेज परमिट उनको मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा चीन में अगर आप देखिए 1000 लोगों पर 6 बसें हैं। 1000 अगर लोग हैं तो 6 बस उनके पास मौजूद है, और अगर हमारे यहाँ 10,000 लोग हैं तो उनकी तुलना में केवल 4 बसें ही मौजूद हैं। ठीक है, तो आंकड़ा कितना उल्टा दिखाई देता है, मतलब कि 1000 लोगों पर 6 बसें और 10,000 लोगों पर 4 बसें। तो आपको पता है कि बसों में लोग दिखाई देंगे या सड़कों पर दिखाई देंगे या बसों के ऊपर भी दिखाई देंगे। अब अगला पॉइंट इसी में है, जनसंख्या बढ़ रही है और जो वाहनों की संख्या है वो बढ़ रही है, तो वो अपने आप मिलकर के क्या बनाएंगे? गैस चैम्बर बनाएंगे। वाहनों से जो एमिशन होगा वो बढ़ेगा, तो क्या होगा? शहर में प्रदूषण बढ़ेगा। लोग जितने संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, खाने पीने से लगा करके हर तरह की चीजें, वो प्रदूषण के रूप में भी निकलेगा, है ना? तो जो भी उस शहर का वेस्ट होगा वो बढ़ता जाएगा। तो WHO बताता है कि दुनिया भर के टॉप 15 सबसे प्रदूषित शहरों में अगर आप देखेंगे तो 15 में से 14 भारत के हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं? पहला तो कंस्ट्रक्शन, सड़क की धूल है, औद्योगिक गतिविधियों के साथ जो वाहनों का प्रदूषण है, ये सभी मिलकर के वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण में योगदान देते हैं। ठीक है, अगला शहरी भीड़ भाड़ है। अब लोग बहुत ज़्यादा है, हर तरफ आपको लोग ही लोग दिख रहे हैं। आप घर से निकलते हैं, सड़कों पर इतनी भीड़ है कि आपकी गाड़ी के अगले पहिए के जस्ट आगे अगले व्यक्ति की गाड़ी का पिछला पहिया होगा। ठीक है, तो आपको चलने के लिए स्पीड ही नहीं बढ़ा पाओगे आप, और ऐसा आपको दिख भी रहा है। अगर आप बेंगलुरु का एक एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पर औसत वाहन की गति केवल 17 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इससे ज़्यादा कोई व्यक्ति गाड़ी तेज ही नहीं चला सकता। ये तो औसत है। कई एरियाज में तो ऐसा हुआ कि आप 1, 2, 3, 4 किलोमीटर की स्पीड से बस धीरे धीरे रेंग रहे हैं, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं घंटों, 2-2, 3-3 घंटों, और आप गाड़ी केवल पहले गियर पर डाल करके उसको थोड़ा सा चलाते हैं फिर रुक जाते हैं। इससे क्या हो रहा है? एक तो आपके वाहन से निकलने वाला जो पॉल्यूशन है वो और ज़्यादा लंबे समय तक एमिट हो रहा है, और इसकी वजह से आप पेट्रोल या आपका जो डीजल है यानी जो आपका ईंधन है उसका कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु विश्व के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ईंधन है उसकी बर्बादी हो रही है, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, और शहरी केंद्रों में पार्किंग स्थलों की भी समस्या है। अब भाई आप इतनी सारी गाड़ियां लेकर निकलेंगे, हर जगह लोग हैं, हर जगह गाड़ी है, आप खड़ी कहाँ करेंगे? अगर आप सड़क पर छोड़कर जाते हैं तो ट्रैफिक लग जाएगा, ऐसे में ट्रैफिक वाले आपकी गाड़ी उठा करके ले जाएंगे। और आप यकीन मानिए ये जो समस्याएं यहाँ लिखी हैं ये केवल लिखने के सेंस में नहीं है, ये इतनी प्रैक्टिकल है कि आप डे टू डे लाइफ में इसको फील भी करेंगे। इसके अलावा अब जब ये व्यवस्थाएं आपने देखी किस तरह से बिगड़ रही हैं, तो सड़कों पर जो सुरक्षा है वो कैसे हो पाएगी? ठीक है, उससे क्या होगा? यातायात के दौरान गंभीर हादसे होंगे, मौतें होंगी। तो जो सड़कें हैं इतने ज़्यादा वाहनों के चलते वो भी खराब होंगी। ठीक है, उन पर लोड बहुत ज़्यादा है, उनकी गुणवत्ता बिगड़ेगी। जो मैनेजमेंट है आपके यातायात का यानी ट्रैफिक का, वो खराब होगा, क्योंकि ट्रैफिक मैनेज करने के लिए ही आपको बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और लोग भले ही वहाँ मौजूद हो, ट्रैफिक वाले मौजूद हो, लेकिन वो क्या करेंगे जब लोग ही इतने सारे आ रहे हैं हर जगह से? कुछ कुछ मिनट भी रोकेंगे, उसके बावजूद जो ट्रैफिक है वो बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, तो भीड़ भाड़ वाले और असुरक्षित वाहन और जोखिम भरी ड्राइविंग, ये कई सारी चीजें मिलकर के मौतों को बढ़ाते हैं, जो कि दुर्घटना, सड़क दुर्घटना के रूप में दिखाई देता है। अगला क्या है? कुछ इक्विटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। बेसिकली अनियोजित शहरीकरण के चलते एक शब्द आएगा जेंट्रिफिकेशन। जेंट्रिफिकेशन की समस्या बढ़ रही है। ये क्या होता है?
इसका बेसिक मतलब ये है कि आप किसी शहर के क्षेत्र में रहते हैं तो आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो कम वैल्यू अर्न करते हैं, यानी उनके पास जो कमाई के साधन है कमज़ोर हैं, शहर से दूर हैं, तो वो क्या करेंगे, शहर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे। बेसिकली इस शब्द का जो अर्थ है वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, ठीक है। ये नेगेटिव सेंस में है, इस सेंस में कि जो निम्न आय वाले समूह हैं वो आपके उपनगरों में एक तरीके से प्रतिस्थापित होने लग जाएंगे, यानी पलायन करने लग जाएंगे, क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगेंगे, वहां पर ज्यादा जुड़ेंगे। जैसा मैंने आपको शुरू में पलायन की समस्या बताई, तो वो इसकी वजह से होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक संसाधन ज्यादा है, आर्थिक साधनों से जुड़ने, रोजगार से जुड़ने की संभावनाएं ज्यादा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्किल्ड नहीं है, वो किसी रोजगार, ऐसे रोजगार में नहीं जुड़ा, किसी जॉब नहीं कर रहा कहीं, तो वो कोई अपना खुद का बिजनेस कर सकता है, या हम कहें खुद का ठेला लगा सकता है। और अगर कुछ ऐसा वो करता है, रेहड़ी पटरी वाले जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको पता है कि उनको यहाँ पर कस्टमर काफ़ी मिल जाएंगे बजाय उनके क्षेत्रों के जो उनको अधिक कीमत दे सकते हैं, तो उनको यहाँ पर रोजगार से जुड़ने की जो व्यवस्था है वो ज़्यादा आसान लगती है। इस वजह से जो शिफ्टिंग है वो इन एरियाज में होने लगती है। अगला क्या है, समय और धन के मामले में उच्च आवागमन लागत। शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का खर्च भी कहीं ज़्यादा है। अगर आप कोई टैक्सी या कैब करते हैं तो उसकी कीमत कहीं ज़्यादा है। हालांकि जब से दिल्ली में मेट्रो आई थी तो मेट्रो के आने के बाद जो टैक्सी या फिर आपके ऑटोस का भाड़ा है वो काफ़ी कम हुआ था, काफ़ी उस पर लगाम लगी थी। अन्यथा तो जो कैब और ऑटो या टैक्सी वाले होते हैं उनका अपनी ही कीमतें थी जो कहीं ज़्यादा होती थी। कई स्थानों पर जाने के 800 रुपये, 1000 रुपये तक वो ले लेते थे, जो कि अभी 400-300 तक आता है। और अगर आप मेट्रो या किसी अन्य साधन से जाते हैं तो वो लगभग 100 रुपये के अंदर ही आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो लागत में भी कमी होती है ऐसे परिवहन से। तो सार्वजनिक परिवहन लागत अक्सर निम्न आय समूहों के लिए वहन करने योग्य नहीं रह जाती अगर वो सरकार की तरफ से कुछ सुविधाओं से लेस ना हो, जैसा कि मेट्रो। तो मेट्रो में भीड़ भाड़ बहुत है, ये एक समस्या है। और एक समस्या क्या है, महिलाओं का आवागमन। मतलब जब आपने समझ लिया कि शहरी सिस्टम या शहरी व्यवस्था कितनी खराब है, तब आप वहाँ पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की स्थितियों के बारे में सोचिए। किसी भी सार्वजनिक बस से यात्रा करने के दौरान इस तरह से भीड़ भाड़ दिखाई देती है, और कोई महिला आपको बीच में दबी हुई या फिर खड़ी हुई दिख जाती है, तो महिलाओं के शोषण की समस्या भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, उनकी सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं देखने को मिलती हैं। और प्रमुख भारतीय शहरों में 79% महिलाएं सड़कों पर ही उत्पीड़न की शिकार हैं, और सार्वजनिक परिवहन में अत्यधिक भीड़ के चलते असुरक्षा की स्थितियां भी मौजूद हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि इतनी सारी जब खामियां हैं तो फिर सुरक्षा का उपाय क्या हो सकता है। पहला, भारत प्रदूषण और यातायात और भीड़ जैसी कई आवागमन से जुड़ी हुई चुनौतियों से जूझ रहा है, ठीक है। आवागमन संबंधी चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। अब आप यहाँ पर इस विषय को पूरा करने जा रहे हैं, यहाँ पर अपने उत्तर को समाप्त करेंगे। और आवागमन सेवाओं को बढ़ाना और अनुकूलित करना आवश्यक है कि हम मेट्रो जैसी कुछ सर्विसेज बढ़ाएं, है ना। हम यानी कि सरकार, सार्वजनिक परिवहन जो सस्ता हो, लोगों के लिए सुगम हो और उन्हें कम समय में लंबी यात्राएं करने का अनुभव दे, ठीक है। तो इनको बढ़ाना और अनुकूलित करना आवश्यक है। साथ ही साथ हरित स्वच्छ आवागमन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि एमिशन बहुत ज़्यादा हो, तो ग्रीन एनर्जी से चलने वाली जो भी व्यवस्थाएं, जैसे कई सारी इलेक्ट्रिक बसेस को दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, तो वो भी एक अच्छी पहल है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन भी सरकार के एजेंडे में उच्च प्राथमिकता में है, मतलब बाकी सरकारें भी ऐसा कर सकती हैं। तो आवश्यकता क्या है हमें, आवागमन सेवाएं जनता के लिए सुविधाजनक हों और सुरक्षित हों, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित जनसांख्यिकी के हाशिए पर मौजूद जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो शहर है, हमें पता है कि वो आर्थिक विकास के इंजन के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन आर्थिक विकास के इंजन पर भी इतना लोड नहीं होना चाहिए कि वो इंजन भी चलने से मना कर दे या फिर चलने की स्थिति में ना रह जाए। तो हम एक डेवलप जो मॉडल है वो ऐसा डेवलप कर सकते हैं जो आसपास लोग हैं, जैसे एनसीआर के आसपास भी कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे मेरठ का ही आप उदाहरण ले सकते हो और आसपास के जो एरियाज हैं, उन एरियाज से लोग तो शहर से जुड़ेंगे, लोग एनसीआर से जुड़ेंगे, यहाँ की संभावनाओं का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनके पास ये मजबूरी न रह जाए कि उनको यहाँ आकर ही रहना पड़े। तो अगर हम ऐसे ट्रैक डेवलप कर रहे हैं जो आरआरटीएस परियोजना लेकर के आई गई है, तो अपने आप में बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी है वो, ठीक है। तो भारत जैसे तीव्रता से शहरीकरण वाले देश के लिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए
इस तरह की जो भी रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है उसको शुरू करना बहुत अच्छा कदम होगा, स्वागत योग्य कदम होगा। निष्कर्ष में आप ये लाइन लिख दीजिए, बेहतर होगा कि RRTS जो सिस्टम है भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, बेहतर कनेक्टिविटी देगा, कम यात्रा समय लगेगा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो परियोजना है NCR के यात्रियों के लिए अधिक कुशल और सुविधाजनक मार्ग को लेकर के आएगी। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं या फिर लागत संबंधी प्रावधान है या भ्रष्टाचार की स्थितियां हैं, उन सभी पर ध्यान रखते हुए और विश्वसनीय रूप से इस परियोजना को हमें लागू करने के प्रयास करने चाहिए और सरकारें इस दिशा में प्रयास कर रही हैं। एक अच्छा और स्वागत योग्य कदम इसको अभी के समय कहा जा सकता है। ठीक है, एक सवाल है, सवाल क्या है, भारत में शहरी परिवहन चुनौतियां क्या है। इसके बाद आगे कहा गया है मास रैपिड ट्रांजिट, इसको ट्रांजिट कर दीजिए, भारत में सतत परिवहन को कैसे बढ़ावा दे सकता है। मास रैपिड ट्रांजिट जो सिस्टम है भारत में सतत परिवहन को कैसे बढ़ावा दे सकता है, जिसका लंबे समय तक हम देश में उपयोग कर पाए। 150 शब्दों में अब मैंने आपको इतनी सारी कहानी सुनाई, इतनी लंबी कहानी सुनाई, लिख करके भी दिखा दी आपको। केवल उसको उत्तर के फ्रेम में आप पॉइंट्स में ही लिख दीजिए, आप अंदर मत लिखिए, आप केवल उसकी जो मेन हेडिंग्स हैं वो लिख लीजिए, तो आपको इस उत्तर की फ्रेमिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और शाम को स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, उसमें भी आप आकर के करंट अफेयर सीख सकते हैं और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।